नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर। भोपाल में सीएम शिवराज ने आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री, प्रमुख विधायक, महाधिवक्ता, वरिष्ठ वकील मौजूद रहे। 3 तलाक कानून बन जाने के बाद भी तलाक के केस नहीं थम रहे हैं। खरगोन के बरूड़ के रहने वाले पीड़िता ने पति वसीम पटेल पर तलाक देने का आरोप लगाया। कोरोना की तीसरी लहर के बीच डेंगू की दहशत है। इंदौर में डेंगू से एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 28 केस मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में ओलंपिक विजेताओं का स्वागत किया और विवेक सागर को 1 करोड़ का चेक दिया। ओलंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह का भी सम्मान हुआ। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण मीटिंग की खबर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण के ऊपर एक बड़ी बैठक की है। सीएम शिवराज ने ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को, विधायकों को जवाबदारी दी। कांग्रेस के आरोपों का पुरजोर तरीके से जवाब दें मंत्री और विधायक। इसमें मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखिलावन पटेल शामिल हुए हैं। भारत सिंह कुशवाहा और ओबीसी विधायक भी इसमें मौजूद हैं। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में इस वक्त चर्चा में है, सुर्खियों में है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इस बीच सरकार ने भी रणनीति बनाई है कि पुरजोर तरीके से कांग्रेस की बातों का जवाब दें। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, इस बैठक को लेकर के अब तक का क्या सबसे बड़ा अपडेट हम निकाल सकते हैं? क्या रणनीति बनी है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात अगर करें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बैठक चल रही थी वो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिली है, इसके लिए हर पुरजोर कोशिश कर रही है। लिहाजा प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है कि देश के जो नामी वकील हैं, जो देश के चेहरे वकालत के तौर पर जाने जाते हैं, उन चेहरों को मध्य प्रदेश सरकार हायर करेगी। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी फीस देने के बाद में कोर्ट के अंदर इस वर्ग के पक्ष में दलील देने के लिए उनको खड़ा किया जाएगा और देश के नामी वकीलों को ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट में जो केस लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हायर किया जाएगा। एक और बड़ा फैसला जो है इस पूरी बैठक में हुआ है, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं, जो खासकर इस वर्ग से आते हैं, जो इस बैठक में मौजूद थे, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि ओबीसी वर्ग के अलग अलग वर्ग जो नेता हैं या अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके बीच में जाकर पंचायत लगाई जाए। इसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के जो ओबीसी वर्ग के विधायक हैं उनका भी साथ रहेगा और क्षेत्र में जब बड़े जो लोग हैं, समाज के सम्मानीय नेता हैं, अगर उनको समझाया जाएगा कि प्रदेश सरकार ने किस तरीके से ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है और सरकार पूरी ताकत से 27% आरक्षण दिलाना चाहती है, तो एक संदेश कम से कम सकारात्मक जाएगा। लिहाजा यात्राएं और पंचायत जो है वो ओबीसी वर्ग के नेताओं के द्वारा इस क्षेत्र की जो जनता है उनके बीच में की जाएगी। एक और बड़ा फैसला अगर हम बात करें तो कम से कम पुरुषोत्तम कौरव जो मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास अब तक कोर्ट के अंदर किए गए हैं उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में अगर बात की जाए तो 6 से ज्यादा मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा 2 जो विधायक हैं इस वर्ग के जो आते हैं वो बैठक में शामिल थे और एक और जो विधायक है मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जगह दी है, कृष्णा गौर, वो इस पूरी बैठक में शामिल थी। महाधिवक्ता के अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील है जो कि इस पूरे मामले में जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा भी प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार ने इस पूरे वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा कोर्ट के द्वारा ही इस पूरे मामले पर निर्णय सामने आएगा और ऐसे में कोर्ट के अंदर मजबूती से 27% आरक्षण को लेकर दलील रखी जाए, इसके लिए सरकार देश के नामी वकीलों को हायर करेगी। एक बड़ा फैसला इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। पुनीत, तो एक बड़ा फैसला, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जवाब किस तरह से देना है, कैसे मुकाबला करना है और कैसे इस मुद्दे को डील करना है, जनता के बीच ले जाना, इस पर रणनीति बनी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। एक और अहम खबर है, केंद्र सरकार में शामिल 39 नए मंत्री 16 अगस्त से 20,000 किलोमीटर की आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। 3 से 7 दिन तक की यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया। सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और संसदीय सीटों पर दौरा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और आगर से सांसद जो हैं एसएसपी बघेल, इन्हें मैदान में उतारा है। सिंधिया 16 अगस्त को देवास से अपनी यात्रा शुरू करेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज 18 अगस्त को खरगोन बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर यात्रा में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की यात्रा की शुरुआत जबलपुर से होगी, जिसमें 20 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल दतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के वाटर प्लस सिटी घोषित किए जाने पर नगर निगम और जिला प्रशासन को बधाई दी। वहीं उन्होंने ये सुझाव भी दिया है कि अब शहर में वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कान्ह और सरस्वती नदी शहर के बीच से गुजरती है। दोनों नदियों में पानी का बेहतर प्रवाह रहता है, तो इसमें नाव का लोक परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम होगा, लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस में अविश्वास का माहौल है। कांग्रेस नेताओं को अपने ही नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा है। नदी के स्रोत जहाँ से जल आता था वो नहीं के बराबर हैं अब, और वर्षा के पानी से ही इस वाटर बॉडीज़ को ठीक रखना है। पर मैं एक सुझाव भी दूंगा प्रशासन को कि हमें वाटर ट्रांसपोर्ट भी चालू करना चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व जो भी कर रहा है उसके प्रति कांग्रेसियों को भी विश्वास नहीं है, और इसलिए अविश्वास के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का शिवराज सरकार ने आज सम्मान किया। मिंटो हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की। विवेक ने सीएम को ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल समर्पित किया। इस पर सीएम ने विवेक को गले से लगा लिया। सीएम ने विवेक सागर को मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनाने की घोषणा की। सीएम ने विवेक के माता पिता को मनचाहे स्थान पर मकान बनाकर देने की घोषणा की। विवेक ने कहा कि आप में काबिलियत है, जज्बा है तो जरूर आगे जाएंगे। आने वाले समय में हम देश के लिए और मेडल्स लाएंगे। विवेक ने मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी को विश्व की सबसे अच्छी अकादमी बताया। इससे पहले भोपाल पहुंचे विवेक सागर को रिसीव करने प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया खुद एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद विवेक सागर ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। सीएम हाउस में भी सीएम ने विवेक का सम्मान किया। यहाँ कमला देवी कहेंगी राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। गाड़ी में मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे? तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहे कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ। अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो और करते रहो। तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। इस टीम का हिस्सा हूँ जो कि 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है हॉकी में ओलंपिक्स में। और जैसे कि गवर्नमेंट ने मुझे डीएसपी का अनाउंस किया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवराज सर का, मामा जी हमारे, जो स्पोर्ट्स के लिए इतना आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। इस इंटरनेशनल यूथ डे पे कितनी बेहतर चीज हो सकती है कि हम एक यूथ को आज फेलिसिटेट करें जिसने हमें ओलंपिक मेडल लाया। विवेक की उपलब्धि के पीछे मेरा तो ज्यादा परिश्रम नहीं है, उसकी माता का परिश्रम है, उनका और उनकी बहनों का सपोर्ट है। बहनों ने सपोर्ट किया, माता सपोर्ट करी। हाँ, वो 14 साल की अवस्था में आया, 13 से 14 के, तब मैं उसका सपोर्ट करने लगा। खुशी की बात है कि मतलब मकान देने को आवश्यकता किए हैं, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। और विवेक का मेहनत का फल है, उसने बचपन से बहुत मेहनत खाया, ठोकरे खाया, और अपन भी परेशानी में उसको मतलब आगे बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के 12,578 करोड़ रुपए बकाया हैं। ये राशि वसूली जाए तो 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली कंपनियों को संसाधन के साथ मैन पावर की आवश्यकता है, लेकिन कमियां पूरी करने में बकाये की राशि का हवाला देकर हीरावाली अक्सर होती है। खामियाजा आप और हम, आम जनता भुगतती। मध्य प्रदेश में जब भी बिजली के महंगे दाम को लेकर सवाल उठता है तो बिजली कंपनियों के घाटे का हवाला दिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली कंपनियों का 12,578 करोड़ रुपया बकाया है। अगर ये राशि वसूली जाए तो कोई घाटा नहीं रहेगा,
इतना ही नहीं, अगले 5 साल तक बिजली के दाम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिजली कंपनियां वसूली की जहमत नहीं उठा रही हैं। प्रदेश के करीब 70 लाख बिजली उपभोक्ता बकाया राशि नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा बाकी के 1,66,00,000 उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह से बात की जाएगी। मैं इस संबंध में बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। सवाल यह है कि आखिर बिजली कंपनियां बकाया राशि क्यों नहीं वसूल पा रही हैं? इसके पीछे बड़ा कारण राजनीतिक दबाव है। बड़े बकायेदारों पर वसूली करने में राजनीतिक रसीद आड़े आ जाती है तो कई जगह लड़ाई झगड़े और मारपीट हो जाती है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अधिक संख्या में बिल आ रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं और जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है कि ग्वालियर में लगातार विद्युत की कटौती, ट्रांसफार्मरों का फेल होना, विद्युत लाइनों का फॉल्ट होना और लाइट की परेशानी इसका कारण बनती जा रही है। उचित उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराने की संवेदनशीलता हमने दिखाई थी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति बिजली को उपयोग करता है उसको उसका बिल जरूर देना चाहिए और एक ऐसा वर्ग जो नहीं दे पाता उसके लिए संबल योजना है। करोड़ों का बकाया और वसूली में बिजली कंपनियों की उदासीनता का खामियाजा उन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है जो ईमानदारी से अपने हिस्से की अदायगी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर उचित कदम उठाने की जरूरत है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। संसद में बुधवार को हंगामे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने लाया गया, जिसमें सांसद हल्ला हंगामे के साथ साथ मार्शल के साथ उलझते नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जांच के आदेश दिए। वीडियो बाहर आने के बाद अब पक्ष विपक्ष के सांसद गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, हाट बाजार भी नहीं है, ये देश का संसद है। और ये जो धक्का मुक्की और खींचतान कर रहे हैं वो हमारे देश को चलाने वाले माननीय सांसद जी, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन देखिए ये कर क्या रहे हैं। कोई कुर्सी पर चढ़ा तो कोई टेबल पर। उच्च सदन में बिखरे ये कागजों के टुकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से इसे फाड़ कर फेंका गया है। कुछ सांसद तो इतने उग्र हो गए कि एक महिला मार्शल को पकड़कर खींचने लगी, खींचकर उसे गिरा दिया। संसद में हुई इस शर्मनाक घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने ये डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड का उनका डिमांड था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन दी बोथ द हाउस। एग्रीकल्चरल के बारे में था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। उग्र से अति उग्र होता चला गया। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है। और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई, बिना चर्चा के बिलों को पास कराया गया। इसके विरोध में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति से मिले। तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और हमने नेता उनके साथ भी हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है,
किसने ये किया है, क्यों किया है। छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप लगे। इन पर कार्रवाई की भी मांग उठी। हालांकि इन सांसदों का कहना है कि वो आरोपी नहीं बल्कि वो तो खुद पीड़ित हैं। एक दादागिरी तानाशाही के साथ उन्होंने पारित किया है और कल जितने सांसद नहीं हैं उतने मार्शल वहां पे खड़े कर दिया गया और सामने में 2 महिला मार्शल थी। हमारा मांग था चर्चा हो इस बिल पे, लेकिन सुना नहीं गया। हमारे विपक्ष के नेता का बात को रखने नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध हुआ। दोनों तरफ से धक्काधुक्की हुई और मार्शलों ने, वहां पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। इसके जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग हैं। सदन चलाना किसके जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने हिसाब से कोई बात रखना चाहेगी और हम जनता की बात रखना चाहेंगे और जनता की बात नहीं सुने जाएगी। आपको लगता है कि आप माफी मांगने के लिए तैयार? माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। हम ही सजा हो गए और हम ही माफी मांगे, ये कहाँ का नियम है? आरोप प्रत्यारोप तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो देश को शर्मसार करने वाली है। गंभीर विषयों पर चर्चा की जगह खींचतान और नारेबाजी ने ले ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करने वाले भारतवासियों के लिए ये संसदीय लोकतंत्र का शर्मनाक चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मुसीबतों की बाढ़ आई। बाढ़ ने आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के बाद अब शारीरिक रूप से तकलीफों को और बढ़ा दिया। बाढ़ का पानी कम हुआ तो गांव में बीमारी, उल्टी, दस्त, इससे मरीज बढ़ गए हैं। प्रशासन ने जगह जगह हेल्थ कैंप लगाए हैं ताकि समय पर मरीजों को उपचार मिल सके। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को कई ऐसे मरीज मिले जो स्किन, डायरिया, फंगल इन्फेक्शन और मलेरिया का शिकार हो चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा स्किन और फंगल इन्फेक्शन के मरीज हैं। जांच से पता चला कि बाढ़ के दौरान जो लोग पानी में फंसे रहे उनकी स्किन गल चुकी है। ऐसी कुछ बीमारियों से पशु भी जूझते दिखे हैं। इतनी बड़ी आपदा के बाद में लोगों का घर गिर जाते हैं, बिजली पानी की समस्या होती है, जो व्यवस्था है जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो सब गड़बड़ा जाती है। शासन बहुत काम कर रहा है पर डॉक्टरी तो हम ही लोगों को करनी, इसलिए हमारी टीम गई थी। दतिया में सिंध और महुअर नदी में आई बाढ़ के बाद नदी किनारे गांव में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोगों के आशियाने ढह चुके हैं। घर में रखा सामान, अनाज, बर्तन, कपड़े सब कुछ बाढ़ में बह गया। राहत शिविरों से अपने घर लौटे लोग अब अपने ही घरों के सामने तिरपाल और पन्नियां तान करके रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों को खाने पीने के काफ़ी संकट हैं। प्रशासन ने आटा, गेहूं, दाल, सब्जी, मिर्च, मसाले, राशन का पूरा सामान पीड़ितों को दिया, लेकिन परेशानी ये कि खाना पकाएं कैसे। चौका, चूल्हा, लकड़ियां सब कुछ बह चुका है। जो कुछ बचा है वो इतना खराब है कि इस्तेमाल नहीं हो सकता। वहीं क्षेत्र के कोटरा और कंजोली समेत कई गांव में इसी तरह की स्थिति। दतिया कलेक्टर संजय कुमार इसे प्राकृतिक आपदा मानकर इस दुख को मिलजुल कर सहने की बात कहते हैं। गेहूं दे दिया, आटा दे दिया, बनाए खाए पे गैस फैस है नहीं है, सारे सामान बह गए और खाने को परेशान हो रहे हैं। जहाँ पे हम कोई बर्तन वगैरह दिए उनने? कोई बर्तन नहीं है साहब, सारे बर्तन बह गए। महाराज सब मकान बह गए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सफा तबाह हो गई, पूरे बर्तन सब बह गए। नहीं आटा और न गेहूँ में गए और बना रहे हो कछु है नहीं है, लकड़ियाँ फकड़ियाँ कछु है नहीं है और बड़ी मुश्किल से परेशान हो रहे तब तो रोटी बना पा रहे। मुसीबत है, प्राकृतिक प्रकोप है, खुद भी बल लगाना पड़ेगा, कुछ कोशिश खुद भी करनी पड़ेगी। जरूरत की हर चीज सरकार से फिलहाल मुहैया हो जाए ये तो संभव नहीं होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।